हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप जाकर सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में 5 से 8 क्वेश्चन इस दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस होता है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्लास 11-12 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि अभी आपको टॉपिक जो कराए जा रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी भी कंप्लीट किए हुए हैं। ऐसे टॉपिक्स जो पिछले बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शहरीकरण किसकी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार। ऑप्शन बी है शहरों का निर्माण और विकास, खेती की आधुनिकीकरण, या ऑप्शन डी है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको पता होगा शहरीकरण शहरों को निर्माण और विकास की प्रक्रिया माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहरी सामाजिक संगठन का प्रमुख तत्व है? सबसे पहले अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इसके बाद अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहरी सामाजिक संगठन का प्रमुख तत्व है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक भावना, कृषि पर निर्भरता, या ऑप्शन डी है जाति प्रणाली। तो आपने देखा होगा जो भी टाउन होते हैं, जो भी सिटी होते हैं, वहाँ पे जो व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी बात को रखने के लिए कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शहरों में जनसंख्या घनत्व कैसे होता है? बहुत कम, बहुत अधिक, मध्यम, या ऑप्शन डी है औसत। अगर आप टाउन में रहते हो तो आपको पता होगा जनसंख्या घनत्व टाउन में बहुत ज़्यादा अधिक रहता है। किसी घर के बाहर भी 1 इंच का जगह भी नहीं छोड़ते वहाँ पे पेड़ लगाने का, ना वहाँ पे बैठने का। काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शहरी क्षेत्रों में समाज का सबसे सामान्य प्रकार कौन-सा है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक समाज, ग्रामीण समाज, आधुनिक समाज, या ऑप्शन डी है मिश्रित समाज। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आधुनिक समाज। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहरों में किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता होती है? पहला ऑप्शन है स्थिर, गतिशील, धीमी, या ऑप्शन डी है अवरोध। तो आपको पता होगा टाउन में सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा गतिशील से होती है, किसी के पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि उनका टाइमिंग जॉब का हर कोई अपने काम में बिजी रहता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा गतिशील। शहरीकरण के प्रभाव में कौन सा पहलू शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है रोजगार के नए अवसर, संस्कृति विविधता, ग्रामीण संसाधनों पर का क्षरण, या ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थानों का अभाव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर भी क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना कि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी क्वेश्चन में ना पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान देते नहीं हो और गलत आंसर टिक आउट कर देते हो। जब भी आपसे क्वेश्चन में ना पूछा जाए, सबसे पहले उस क्वेश्चन से नीचे आप अंडरलाइन कर देना, जिससे आपका ध्यान रहे कि आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थानों का अभाव, जो कि गलत है। शहरीकरण में सबसे ज़्यादा आपके शैक्षिक संस्थानों का देखने को मिलता है, जो कि आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक संरचना किस प्रकार की होती है? संयुक्त परिवार, परमाणु परिवार, विस्तारित परिवार या ऑप्शन डी है मात्रात्मक परिवार। अगर आपने परिवार के चारों पॉइंट अगर आपने रीड नहीं किया है तो मैंने एनसीईआरटी के वीडियो में क्लास 11-12 का ये टॉपिक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी कराया हुआ है। आप जाकर एनसीईआरटी का वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र में जो भी परिवार होते हैं वो परमाणु परिवार की तरह रहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। शहरीकरण की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? पहला ऑप्शन है बेहतर परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन बी है सुरक्षित जल आपूर्ति, पर्यावरण प्रदूषण या ऑप्शन डी है सामुदायिक संगठन। देखो, 2 चीज़ इसमें हो सकता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बीपीएससी में एक ऑप्शन होता है 1 से अधिक। तो अगर ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछा जाए तो आप ऑप्शन ए के साथ जाना। अगर आप झारखंड लेडीज़ सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसका आंसर आपका ई होगा 1 से अधिक। क्योंकि शहरीकरण में आपका पर्यावरण प्रदूषण तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन साथ में सुरक्षित जल आपूर्ति। आपने देखा होगा जल आपूर्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया हो, तो आप इन 4 में से एक ऑप्शन चुन सकते हो पर्यावरण प्रदूषण, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा टाउन में। लेकिन कुछ सिटी में आपको जल आपूर्ति जैसे कि बैंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, ये सब जगह काफ़ी ज़्यादा पानी की किल्लत होती रहती है। इसलिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके 5 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें का ऑप्शन ई होता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप ऑप्शन ई के साथ जाओगे, ठीक है? इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहरों में किन तत्वों के कारण सामाजिक अलगाव बढ़ता है? पहला ऑप्शन है जातिगत विभाजन, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक समानता या ऑप्शन डी है ग्रामीण समर्थन। तो आपने देखा होगा शहरों में जो सामाजिक अलगाव होते हैं, वो सब कुछ आपके डिपेंड करता है आर्थिक असमानता पे। अगर आपका बैंक बैलेंस, आपका इनकम काफ़ी कम है, तो एक आपका अलग ग्रुप बन जाएगा और जिसका इनकम काफ़ी अच्छा है, तो उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। आपने देखा होगा सोसाइटी, सोसाइटी में अपार्टमेंट होते हैं, अपार्टमेंट में भी जिनका इनकम काफ़ी अच्छा है, उनका एक अलग अपार्टमेंट होता है। जिनका इनकम का सोर्स काफ़ी कम है, उनके अलग अपार्टमेंट होते हैं। मतलब आपके इनकम ऑफ सोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका किस ग्रुप में आप रहते हो, किस समाज में आप रहते हो। ये सब कुछ आपको टाउन में देखने को मिलता है, लेकिन आप गाँव में आप चाहे कितना भी इनकम जनरेट कर रहे हो, चाहे आप कम कर रहे हो, चाहे ज़्यादा कर रहे हो, वहाँ पर सब मिल-जुल के रहते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको अभी तक बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर असमानता आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप टाउन में जाते हो, तो ये सब कुछ आपको आर्थिक असमानता का फेस करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है केवल व्यावसायिक परीक्षण के लिए, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए, कृषि कार्य के लिए या ऑप्शन डी है जाति संबंधी ज्ञान के लिए। मैंने हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जाए तो कभी भी आपका केवल वर्ड आंसर नहीं हो सकता। जब भी केवल वर्ड देखो और क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है, नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा, तो आपका केवल वर्ड कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, इन 3 ऑप्शन में से आपका एक राइट कोई आंसर होगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 10 का सबसे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहरों में किस प्रकार के रोजगार के अवसर होते हैं? पहला ऑप्शन है पारंपरिक, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, केवल कृषि या ऑप्शन डी है ग्रामीण उद्योग। तो आपने देखा होगा जो भी टाउन होते हैं, टाउन में बहुत सारे इंडस्ट्रियल होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती है क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। शहरों में अगर आप थोड़ा बहुत भी आप बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में और आपको इंडस्ट्रियल फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है। जो कि आपके गाँव में ना कि इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, ना कोई आपके प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है। जिसकी वजह से आपको ग्रामीण कृषि पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, उनको रोज़गार मिलने की काफ़ी कम चांसेस होती है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्तर, सामुदायिक गठन या ऑप्शन डी है पारंपरिक रोजगार।
तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो शहरीकरण में रहता है उनका प्राइमरी सोर्स होता है शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्तर जीना। टाइम पे खाना, टाइम पे जॉब जाना, टाइम पे मतलब हर चीज़ एक टाइमली फिक्स होता है। हर चीज़ बोलने का ढंग, एक अच्छा बेटर माहौल मिलना, ये सब कुछ प्राथमिक कारण माने जाते हैं शहरीकरण का, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ, आपको कोई भी अपडेट न्यूज़ आती है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, सब कुछ आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाता है। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, आप ज़रूर ज्वाइन करना। अगला क्वेश्चन है, शहरों में सामाजिक वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, जाति, संपत्ति और आय, और ऑप्शन डी है पारंपरिक पृष्ठभूमि। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि सामाजिक वर्गीकरण का आधार होता है आपकी संपत्ति और आपका इनकम ऑफ सोर्स, कि आप मंथ में कितना इनकम जनरेट कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है रोजगार के लिए, सामाजिक तनाव को कम करने के लिए, शिक्षा के लिए, या ऑप्शन डी है कृषि के लिए। तो याद रखिएगा, अगर आप टाउन में रहते हो, आप कोई बड़े सिटी में रहते हो, तो आपको वहाँ पर अपनों के लिए टाइम देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का टाइम होता है, क्योंकि एक दूसरे से बात करने का टाइम, एक दूसरे के साथ बैठ कर हंसी मजाक करने का टाइम बिल्कुल नहीं होता। इसकी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा तनाव हो जाते हैं, और इसीलिए उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए साधनों का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, जिससे उनका स्ट्रेस कम किया जा सके। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरी सामाजिक संगठन के जनसंचार का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संबंधों को तोड़ने में, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में, कृषि सुधार में, या ऑप्शन डी है जातिगत विभाजन में। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप याद जरूर रखना। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने दो टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस का, आपके लास्ट सिलेबस 22 23 में सिलेबस में मेंशन है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस टॉपिक से पिछले बार आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आज के वीडियो में इस दो टॉपिक पे हम वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप जाकर सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो, सिलेबस में कौन सा टॉपिक आपको देखना है। अगर आपको टॉपिक याद नहीं है तो सिलेबस को ज़रूर ध्यान से देखा करो, और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगता है, वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, जिससे हर कोई कमेंट देके हर कोई टॉपिक को अपने तरफ से एक हर टॉपिक कोई सजेस्ट करे, जिससे हम सबके टॉपिक को कवर करते हुए हर टॉपिक से हम टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हमारा प्रयास है बहुत जल्द आपको बेटर एक मैराथन देना, जो कि मिक्स क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे आपके एग्जाम में पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, सेम क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी किया जा रहा है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपके एजुकेशन में, आपको स्टडी में आपको हेल्प मिलती होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए और बेटर कंटेंट लाया जा सके। तो क्वेश्चन 16 का आपको आंसर बताना है कि शहरी क्षेत्रों में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन है पारिवारिक नियंत्रण, सरकारी नीतियाँ, मीडिया और संचार, या ऑप्शन डी है धार्मिक संस्थान। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मीडिया और जनसंचार का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शहरों में किस प्रकार का आवास समस्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक मकान, मकानों की कमी, मकानों का उचित वितरण, या ऑप्शन डी है पर्याप्त भूमि उपलब्धता। तो शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कम ज़मीन होते हैं और जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मकानों की कमी पड़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पर फ्लैटें बिकती हैं, हर एक फ्लोर बिकता है, हर एक रूम बिक जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर मकान काफ़ी कम है, ज़मीन काफ़ी कम है, और सिटी में रहने वाले ज़्यादा लोग हैं। इसलिए वहाँ पे मकानों की कमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप मुंबई चले जाओगे, जितना आपका बाथरूम है उसमें मुंबई में 5 से 6 लोग रहते हैं, वो भी 8 से 10,000 रुपये देकर उसका रेंट। तो आप समझ सकते हो, जितना आपका बाथरूम है, उतना मुंबई में आपके 8 से 10,000 रुपया पे करके 5 से 8 लोग उसमें रहते हैं। जिस आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि मकानों की कितनी कमी है और कितना ज़्यादा संसाधनों की कमी है वहाँ पे। इसलिए क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में किसके कारण सामाजिक तनाव बढ़ सकता है? पहला ऑप्शन है
जाति आधारित विवाद, रोजगार में असमानता, धार्मिक भिन्नता या ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा। तो याद रखिएगा आपकी अगर आप टाउन में रहते हो, सिटी में रहते हो तो जाति आधारित विवाद आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर इतने लोग एजुकेशन होते हैं, इतने लोग एडुकेटेड होते हैं तो किसी भी कास्ट में अपने बेटे को, अपनी बेटी को शादी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाति असमानता बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। जाति भेदभाव आपको मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जितने भी आप बड़े टाउन में जाओगे, बड़े आप सिटी में जाओगे, बड़े देश में जाओगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है पैसा। आज के टाइम पे पैसा ही सबसे बड़ा काल है। अगर आप पैसा आपके पास है, वही आपके बीच में असमानता पैदा कर सकता है, चाहे आप भाई-भाई हो, चाहे बहन-बहन हो। तो आपका जो असमानता है, जो आपका आर्थिक विधि है, जो आपका इनकम ऑफ सोर्स है, वही सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे मुख्य जड़ है आपकी असमानता का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरों में यातायात की प्रमुख समस्या क्या है? पहला ऑप्शन है सड़कें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, यातायात जाम, सड़कों का अभाव या ऑप्शन डी है वाहन कम है। तो आपको ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। टाउन में सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे कोई बड़ा इश्यू है तो आपका ट्रैफ़िक। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो बैंगलोर और मुंबई का। अगर आप एक जगह से मुश्किल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है आपको, अगर आपने कार बुक कर ली या आपने कोई बाइक से जा रहे हो तो आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं सिर्फ़ 5 किलोमीटर जाने में। क्योंकि वहाँ पर ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है आपके शहरों में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरी सामाजिक संगठन में जातिवाद की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं होती, प्रमुख भूमिका होती है, मामूली भूमिका होती है या ऑप्शन डी क्षेत्रीय भूमिका होती है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मामूली भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख चुनौती क्या है? पहला ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पर्याप्त डॉक्टर या ऑप्शन डी है पर्याप्त अस्पताल। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों का क्या प्रभाव है? पहला ऑप्शन है केवल सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जातिगत विभाजन या ऑप्शन डी है कृषि विकास। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो और याद रखना शहरी क्षेत्र में सिर्फ आपके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कभी भी केवल वर्ड आपका राइट आंसर नहीं होगा, मैं हमेशा आपको बताते आता हूँ। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन कौन सा है? पहला ऑप्शन है परिवार, पुलिस और कानून प्रणाली, धार्मिक संस्थान या ऑप्शन डी है जाति पंचायत। अगर आप टाउन में रहते हो तो आपको रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शहरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स, हर चीज़ आपको रूल, ट्रैफिक रूल, हर नियम आपको मानने पड़ते हैं। इसलिए वहाँ पर पुलिस और कानून प्रणाली आपको प्रमुख साधन माने जाते हैं सामाजिक नियंत्रण के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शहरों में अपराध दर किसके कारण बढ़ती है? शिक्षा की कमी, आर्थिक असमानता, धार्मिक सहमति या ऑप्शन डी है ग्रामीण अज्ञानता। सबसे मेन जड़ है आपका आर्थिक। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके घर डाकू आएँगे, आपके घर चोरी होगा, आपके घर सब कुछ होगा, अपराध बढ़ेंगे। अगर आप गरीब हो, आपके पास इतना पैसा है जितना आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी सकते हो। अगर आप इतना पैसा जनरेट कर रहे हो और आप गरीब को मदद नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ अपने पास पैसे रख रहे हो, कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो आपके घर चोरी भी होगी, आपके घर डाकू भी पड़ेंगे, आपके घर अपराध भी होंगे। इसलिए सबका मेन जड़ है आपका आर्थिक असमानता पैसा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि शहरी सामाजिक संगठन में किसकी भूमिका अधिक होती है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक मान्यताओं की, ऑप्शन बी है आधुनिक तकनीक और विज्ञान की, कृषि विधियों की या ऑप्शन डी है सामुदायिक रीतियों की। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आधुनिक तकनीक और विज्ञान की। यहाँ पर आपका सोशलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है आपका टाउन का। इसके बाद हम एक अलग टॉपिक देखेंगे जो कि मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन से। तो आज की वीडियो में ये सेकंड टॉपिक रहेगा अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आज का टॉपिक है सेकंड टॉपिक। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि की दर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा या ऑप्शन डी है प्रवास दर। ये सवाल आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप पीवीए क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड का आकार किस किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पे, आर्थिक विकास दर पे, तकनीकी प्रगति या ऑप्शन डी है राजनीतिक स्थिरता। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पहला ऑप्शन है थॉमस माल्थस, एंथनी गिडनेस, डब्ल्यू जी ऑगवन या ऑप्शन डी है फ्रैंक नोटेस्टाइन। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है जनसंख्या का अचानक बढ़ जाना, जन्म दर में कमी, सॉरी, मृत्यु दर में वृद्धि, ऑप्शन डी है जीवन प्रत्याशा में कमी। जनसंख्या विस्फोट उसे कहा जाता है अगर आपके गांव में या फिर किसी फैमिली में या फिर आपका ओवरऑल पॉपुलेशन में काफी अचानक बढ़ावा मिल जाए, उसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, अचानक जनसंख्या का बढ़ जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 है, जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि के दर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जैविक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, क्रूड वृद्धि दर या ऑप्शन डी है कुल वृद्धि दर। ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि दर। शहरीकरण के जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि या ऑप्शन सी है कृषि में वृद्धि। तो याद रखिएगा, शहरीकरण का जनसंख्या अगर जब बढ़ता है तो उसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है वो शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि। इसलिए क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या प्रवास को प्रभावित नहीं करता? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आर्थिक अवसर, जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक संबंध या ऑप्शन डी है जीवन प्रत्याशा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? पोषण की कमी, जन्म उच्च जन्म दर, उच्च शिक्षा या ऑप्शन डी है तकनीकी विकास। देखो, शिशु मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है पोषण की कमी। पोषण की कमी इसलिए होता है कि आप बच्चे को प्रॉपर जितना खाना देना चाहिए, जितना उनको मिनरल देना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, उनको उतना नहीं मिल पाता है। और एक और रीज़न माना जाता है कि लड़कियों का कम एज में शादी कर पाना, क्योंकि जब लड़कियों का कम एज में शादी होता है, उनका बॉडी उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब वो डिलीवरी होता है, उनके बच्चे का ग्रोथ उतना नहीं हो पाता और उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। एक और एक कारण माना भी जाता है पोषण की कमी की वजह से। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, एक अच्छा डॉक्टर ना होना, अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल ना होना गाँव में, ये सब बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो आपको पोषण की कमी चुनना पड़ेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है जन्म दर को बढ़ाना, मृत्यु दर को बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना या ऑप्शन डी है प्रवास को प्रोत्साहित करना। आज के टाइम आपको पता होगा इंडिया आपका टॉप 1 पे है जनसंख्या में। सबसे बड़ा इंडिया को सबसे बड़ी चुनौती है जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना, ना कि जन्म दर को बढ़ाना, ना कि आपको मृत्यु दर को बढ़ा दिया जाए जिससे जनसंख्या कंट्रोल में आ जाए, ना आप जनसंख्या बढ़ा के उसे कंट्रोल कर सकते हो, ना कि लोग को जान से मार के भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जनसंख्या अगर आपको कंट्रोल करना है तो जनसंख्या वृद्धि को आपको कंट्रोल करना होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की कौन सी अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, संक्रमण अवस्था, स्थिर अवस्था या ऑप्शन डी है उत्तर प्रवृत्ति अवस्था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब बच्चे जन्म होते हैं और जब बच्चे जन्म में मरते हैं, वही आपका निर्धारित करता है कि उच्च जन्म दर होगा कि उच्च मृत्यु दर होगी। अगर आपके एक किसी टाउन में या किसी सिटी में 100 बच्चे जन्म लेते हैं, अगर उसमें से
80 बच्चे जीवित रह गए और 20 बच्चे की मौत हो गई, तो आपका उच्च जन्म दर हो जाएगा। अगर जस्ट इसके अपोजिट हो जाए कि 80 बच्चे मर गए और सिर्फ 20 बच्चे जिंदा रह गए, तो आपका उच्च मृत्यु दर कहलाएगा। तो डिपेंड करता है आपके बच्चे के जन्म पे कि कितने बच्चे बच रहे हैं, कितने बच्चे मर जा रहे हैं। उसके आधार पे आपका जनसंख्या वृद्धि को अवस्था में बढ़ोतरी और उसमें कमी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मानव विकास सूचांक, जिसे आप HDI के नाम से जानते हो, किसे शामिल नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन। तो HDI में कभी भी जलवायु परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता। उसमें आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय HDI के अंतर्गत आते हैं। इसे आप जरूर याद रखना और अब इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर रिकॉर्ड करना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो आपने नोट्स लिया है मैंने इस प्रैक्टिस सेट को आपको शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर आपने नोट्स लिया है तो, अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो आपके पास गोल्डन चांस है पेपर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और आपको प्रॉपर हेल्प भी दिया जा रहा है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा किस टॉपिक पे कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, किस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करना है। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाए। अगर आप सीरियस हो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, नौकरी लेने के लिए, तो आपको ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा जो डेली बच्चे आपको ले रहे हैं नोट्स। और आप भी ले सकते हो सिर्फ इतने कम रेट में, इतना आपका पॉकेट मनी से डेली आप इतने पैसे खर्च कर देते हो मोबाइल रिचार्ज में, और आप इतना घूमने फिरने में पता नहीं कहाँ का इतना खर्च करते हो, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर अपने फ्यूचर को लेकर आपको 300 आपसे खर्च नहीं हो पा रहा, या और आप उम्मीद करते हो पेपर क्लियर करने का। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने ऊपर, जैसे कि आप खूबसूरती के लिए अपने ऊपर खर्च करते हो, अपने अच्छे लुकिंग पर्सनालिटी के लिए अपने कपड़ों पर खर्च करते हो, इसलिए अगर अपने फ्यूचर अगर सिक्योर करना चाहते हो तो अपने ऊपर कम से कम कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। आज के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। अगर आप अपने ऊपर सीरियस हो, सब कुछ अच्छा दिखना चाहते हो, तो आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा और हमने इतना अफोर्डेबल प्राइस रखा है जो हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। तो आप अगर सीरियस हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो आपको लाइफ को चेंज कर सकता है और जो भी प्रॉपर हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है। चाहे आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको प्रॉपर हेल्प दी जाती है, आपको प्रॉपर गाइड भी दिया जाता है। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है उच्च शिशु मृत्यु दर का संकेतक क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च पोषण स्तर, निम्न शिक्षा स्तर, या ऑप्शन डी है उच्च आर्थिक स्थिति। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या नीति शब्द का क्या अर्थ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो याद रखना जनसंख्या नीति का शाब्दिक अर्थ होता है जनसंख्या से संबंधित सभी सरकारी नीतियां। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर वी क्वेश्चन टेक आउट करना। बाकी ऑप्शन में सिर्फ केवल था इसलिए मैंने ऑप्शन को आपको दिखाया नहीं, क्योंकि केवल वर्ड कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जनसांख्यिकी शब्द किसका अध्ययन करता है। समाज का, अर्थव्यवस्था का, जनसंख्या का, या ऑप्शन डी है पर्यावरण का। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या संतुलन का अर्थ क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। कभी भी जनसंख्या संतुलन तब हो सकता है जब आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर हो, दोनों बैलेंस में हो। कोई भी अगर अप एंड डाउन हुआ तो आपका जनसंख्या संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए दोनों को समान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रवास का शुद्ध प्रभाव क्या होता है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी, जनसंख्या स्थिरता, या ऑप्शन डी है जनसंख्या वितरण में परिवर्तन। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है जनसंख्या परिवर्तन को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से क्लास देखते आ रहे हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार बताया है। चाहे आपका जनसंख्या, आपका ओवरऑल पॉपुलेशन को जनगणना करना हो, या आपका मृत्यु दर या जन्म दर, सब कुछ आप मापने के लिए प्रति हजार व्यक्ति को आधार लेते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
उच्च वृद्धि जनसंख्या का संकेतक क्या हो सकता है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर या ऑप्शन डी है निम्न जीवन प्रत्याशा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सी जनसंख्या नीति है? पहला ऑप्शन है परिवार नियोजन कार्यक्रम, कृषि सुधार, औद्योगिकरण या ऑप्शन डी है व्यापार संतुलन। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल प्रजनन दर का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है प्रति महिला औसत बच्चे, प्रति परिवार औसत बच्चे, प्रति व्यक्ति औसत बच्चे या ऑप्शन डी है प्रति हजार महिला औसत बच्चे। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा चरण एक औद्योगिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि जनसंख्या बम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पहला ऑप्शन है पॉल और एलिक, एम एस स्वामीनाथन, आत्मसेन या ऑप्शन डी है जॉन ग्रूबर। तो याद रखिएगा जनसंख्या बम पुस्तक आपके पॉल और एलिक द्वारा लिखी गई है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या का आंतरिक घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या ऑप्शन डी है शिक्षा दर। तो कभी भी जनसंख्या का आंतरिक घटक आपका शिक्षा दर नहीं हो सकता है। आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप जनसंख्या को लेकर नॉलेज रखते हो तो शिक्षा दर कभी भी आपके आंतरिक घटक में शामिल इसे नहीं किया गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या नियंत्रण की अवधारणा किस प्रकार की नीति के साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, स्वास्थ्य नीति या ऑप्शन डी सभी उत्तर सही हैं। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी उत्तर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि आप जल्दबाजी में निकल लेते हो। जितना लोग वीडियो देखते हो उसके 50% भी लोग वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी एनर्जी करेगा अपना टाइम इस पे देने का और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए कहा जाता है कि आप लाइक करते हो तो आपको मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा बेटर कंटेंट लाया जाएगा। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक को कवर कराना। तो बस आप अपना सहयोग, अपना प्यार बनाए रखो और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आपको एक से बेटर कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पेपर में। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंख्या की उम्र संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन आपका सिर्फ केवल है, और मैंने आपसे हमेशा बताया हूँ कि केवल वर्ड कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले केवल वर्ड को कट कर दो और आपके पास तीन ऑप्शन बचेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन। हमने दो टॉपिक आज के वीडियो में कवर किए। अगले वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप सजेस्ट करना, जिससे हम अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करने के लिए। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11-12 का चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आने वाले वीडियो जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 300 के अंदर। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किया, अभी आज जो टॉपिक हमने कवर किया वो भी आपको पीडीएफ मिलेगा। बाकी आने वाले जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस हैं सब आपको पीडीएफ आपको फ्री में दिए जाएंगे 300 के अंदर। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो डेली कितने सारे बच्चे ले रहे हैं आप भी ले सकते हो, अगर आप सच में सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर तो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।